हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रवण निषाद। आज इस वीडियो में हम आपको लाइन टू लाइन कैसे आपको आपके पेपर को स्टार्ट करना है, प्लस कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है इसका डिस्कशन करने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ में हम ये बताएंगे कि एक पेपर्स है जिसको मैंने चेक किया है, जिसमें स्टूडेंट्स की बहुत कॉमनली छोटी छोटी मिस्टेक्स है। अगर वो इग्नोर करता है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। ये सेम मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग करते हैं। सो मे बी आपसे भी ये मिस्टेक्स होती रहेगी, तो इस वीडियोस को देखना। और अगर आपने इस मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया ना, तो जो भी आपका टारगेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 रखा है तो ऑटोमेटिकली वो 65 हो जाएगा। ठीक है। सो जब हमारे ही हाथों में मार्क्स है तो उसको जाना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखो। कुछ भी डाउट आता है तो वीडियो पर कमेंट करो। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, आपको कोई वीडियो चाहिए रहता है सो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो। अदरवाइज़ मेरा नाम अगर आप सर्च करेंगे श्रवण निषाद, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल है। हर छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखे हम लोग, तो आपका टाइम भी सेव होगा और अच्छी तरह स्टडी हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़, जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर मैंने लिखा है, वेयर टू स्टार्ट। वेयर टू स्टार्ट इन द सेंस, आपको इसके अलावा मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि भाई ऑब्जेक्टिव से आपको स्टार्ट करना है, देन सिंगल एंट्री आपका नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद तो आपके ऊपर डिसाइड होता है। ये मैंने फाइनल अकाउंट लिखा है, फिर एनपीओ लिखा है, ये मेरा चॉइस है। लेकिन ये इसलिए मैंने लिखा है बिकॉज देखो, कभी कभी क्या होता है, आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हो, ये चीज़ का फॉर्मेट इन समथिंग आप बनाए हुए रहते हो, तो बेटर होता है कि ऑब्जेक्टिव सिंगल एंट्री के बाद आप इसमें पोस्टिंग कर दो या इसको कंप्लीट कर दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो टॉपिक होता है एनपीओ के बाद, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, उसके बाद आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में से कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हो, जो भी आपको करना है, बिकॉज इसमें से कोई एक ही करना रहता है। देन डिसोल्यूशंस, लास्ट टॉपिक आपका डिसोल्यूशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया कि हाँ भाई कैसे आपको स्टार्ट करना है। अभी देखो क्या करना है, मैं वापस फर्स्ट पे जाता हूँ। अभी अगर आप ऑब्जेक्टिव आपने सबसे पहला उठाया, वो 10 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर ही हो जाता है, लेकिन मैंने 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। अब करना क्या है, इसको आपको अच्छी तरह से जो है लिखना है। भले आपको इसका आंसर ना आए, आंसर के लिए जगह छोड़ो, लेकिन इसको लिखना है। ठीक है। उसके बाद सिंगल एंट्री को 10 to 12 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। छोटा सा होता है, आराम से हो जाता है। देन फाइनल अकाउंट को मैंने 25 मिनट्स दिए हैं, एनपीओ को मैंने 30 मिनट्स दिए हैं। उसके बाद आपका जो 15 मिनट्स बिल ऑफ एक्सचेंज का है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जनरल भी आता है, लेजर भी आता है। तो इफ़ इट दैट इज़ जनरल, तो आपको 15 मिनट का टाइम देना चाहिए उसको। लेजर है तो 20 मिनट का टाइम देना चाहिए। डिसोल्यूशंस का भी सेम होता है, जनरल या लेजर, तो उसको भी मैंने वही टाइम रखा है, सेम स्लॉट रखा है, 15 to 20 मिनट। तो स्टूडेंट्स, ये सारे टाइम आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 2 और 30 मिनट्स के अंदर ही सब हो जा रहा है। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा मिनट्स बचते हैं, वो आप कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कोई आपका टैली नहीं हुआ या कुछ और इश्यूज़ हो गया, हालांकि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा 30 मिनट्स रखा है मैंने, आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ बढ़ाने का आप बढ़ा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, टाइम जो आपको बीके का पेपर का सेट हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, इनफ है, कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई टेंशन नहीं लेना। तो आप अगर अच्छे स्कोर करने वाले हो तो इसको फॉलो करोगे। अगर आपका टारगेट पास होना है या उसमें थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना है, तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करना। ऐसा नहीं कि पासिंग मार्क्स कर लिया तो एग्ज़ाम छोड़ के निकल जाओ। क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट के 5 मिनट में भी कुछ कभी कभी ऐसा क्लिक हो जाता है। बिकॉज अभी तक का ऐसा प्रूफ भी है, जो स्टूडेंट ने पेपर अच्छे लिखे हैं उन्होंने पूरे टाइम को यूटिलाइज़ किया है, उसको पूरे टाइम को एक स्टेप बाय स्टेप वो गए हैं और इसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा है। ठीक है। तो ये तो था हमारा टाइम मैनेजमेंट। सो अब हम देखेंगे कि आपने पेपर में क्या कॉमनली मिस्टेक करते हो पेपर लिखने के टाइम पे। सो देखो क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव्स में मोस्ट ऑफ द चूज करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स और बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट को आप लोग क्या करते हो, प्रेफर करते हो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। सो चूज करेक्ट आंसर तो प्रॉपर है, उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक्स अभी मुझे मिली नहीं स्टूडेंट्स की। लेकिन ये ट्रू फॉल्स में मिस्टेक्स होता है। मिस्टेक्स ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नहीं लिखते। तो स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। जैसे कि ये स्टूडेंट ने लिखा है, बहुत अच्छा काम किया उसने, तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन लिखना है। प्लस अब ट्रू फॉल्स का जब आप क्वेश्चन लिखते हो, उसका आंसर ना उसको आपको यहाँ नीचे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ लिखोगे मार्क्स कटेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ मार्क्स मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे लिखोगे क्या, ऐसा व्यू प्रॉपर होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। यहाँ में मान लो एग्जामिनर नहीं ध्यान दिया, तो ध्यान दिया इन द सेंस ऐसा होता है कि जो पेपर आप 3 घंटे में करते हो ना स्टूडेंट्स, वो एग्जामिनर 5 से 6 या मैक्सिमम 10 मिनट में उसको चेक कर देता है। बिकॉज उसके पास लॉट्स ऑफ वर्क होता है, उतना कॉपीज़ को चेक करके उतने टाइम में देना रहता है। तो कुछ ऐसा ईजी वे अपनाओ जिससे एग्जामिनर आराम से आपका पेपर चेक करके दे सके और आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है। सो ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट। अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है स्टूडेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज को तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो, ये पासिंग होने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो इसमें है क्या, जैसे ये आप ओवरराइट कर रहे हो, थोड़ा इसको मत करो, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर होता है, एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये राइटिंग्स के अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अगर आपकी राइटिंग ऐसी नहीं है, जैसे कह रहा हूँ मैं ये काफ़ी अच्छी राइटिंग है, अगर आपकी राइटिंग्स इससे थोड़ा सा कम है या कुछ है तो ट्राई करो कि जो आप लिख रहे हो उसका स्पेलिंग या हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्टर राइटिंग यूज़ मत कर देना कि एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाए क्या है, क्योंकि अकाउंट्स में राइटिंग नहीं देखी जाती है, लेकिन जो लिखा है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ने इसको 1 मार्क्स कटा है। प्रॉब्लम ये हुई है कि इसने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है और प्लस उसका जो ये ओवरराइट हुआ ऐसा करके उसका 1 मार्क्स ओवरऑल कटा है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, डेट के कंसेप्ट में याद रखो, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ही डेट है तो वो ऊपर भी लिखने का और ये नीचे भी लिख देने का। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 डेट है तो जो फर्स्ट वाला डेट यहाँ रहेगा, क्योंकि बिल पहले बना तो डेट पहला वाला इधर रहेगा, और एक्सेप्ट बाद में करता है बंदा तो दूसरा वाला डेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से ना। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि सिग्नेचर ऊपर करते हैं और ये एसडी जो है नीचे लिख देते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट। एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर डाउन, मतलब जो सिग्नेचर उसके नीचे ही होनी चाहिए, ऊपर कैसे आ सकती है, तो इसका ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आता है, जैसे कि बाकी तो फिलहाल मिस्टेक्स तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बट जो इस मिस्टेक्स से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो ये पेपर जो उसने क्या किया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है ये लेजर है, एंड दैट लेजर इज़ रिलेटेड टू रिटायरमेंट से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ध्यान से देखो, 3 पार्टनर है मतलब रिटायरमेंट है यहाँ पे। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या सीन है, बंदे का मिस्टेक्स ये है, सबसे पहला मिस्टेक ये होता है आपको सिर्फ रुपीस लिखो ना, किसी ने बोला थोड़ी अमाउंट लिखना कंपलसरी। अगर आप अमाउंट लिख रहे हो तो पार्शियलिटी मत करो, पार्शियलिटी इन द सेंस अमाउंट का पूरा स्पेलिंग होना चाहिए। तो बेटर है कि जो आपका न्यू रुपीस का सिंबल है वो यूज़ करो आप, या फिर आपका पुराना वाला भी यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, पर्टिकुलर रुपीस देयर इज नथिंग, डेबिट एंड क्रेडिट लिखना जरूरी है, या जो भी लिख रहे हो उसका स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे जगह कम रहता हो, तो जगह कम रहता है तो रिस्क क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट ये सिंबल बना दो या फिर ये लिख दो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये रॉन्ग है ना, तो एक लाइन काफ़ी होता है स्टूडेंट, एक लाइन किया कट हो गया, एक लाइन किया कट हो गया, नॉट नेसेसरी कि इसको एकदम पूरा आप एकदम फाड़ी डालो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट्स ने वही किया है, थोड़ा नेम का मिस्टेक हो गया उसका, इट्स ओके, एक कट करो आप, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, सो ज़्यादा कट पिट मत करो स्टूडेंट्स। उसके बाद का जो इसके अंदर सिनारियो है, ये काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड मिस्टेक की है स्टूडेंट्स ने, तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना। और जहाँ तक मैंने उसके परफॉर्मेंस की बात की है तो अभी इम्प्रूवमेंट है, वैसा आप भी करेंगे। अभी इम्प्रूवमेंट क्या होता है, देखो ये एडजस्टमेंट था, अगर ये एडजस्टमेंट है तो आप किसी भी एडजस्टमेंट को करने के बाद अपने दिमाग में रख लो, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। बंदे ने एक इफेक्ट्स मारा है तो दूसरा इफेक्ट्स उसको मारना चाहिए, तो आपको घाई नहीं होना चाहिए। जो भी टाइम का स्लॉट मैंने बताया है, अपने पेपर पर फोकस करो, जितना आपको आता उतना अगर आप करोगे ना आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप क्या इधर उधर का अगर आप कंसेप्ट अगर दिमाग में भरोगे तो आपका जो टाइम है वो भी आपको कम पड़ेगा, प्लस जो आपने अच्छा रिवीजन किया ना वो भी आपका नुकसान कर देगा। ठीक है, सो ध्यान से। सेकेंड चीज़ बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एसेट्स में से अगर कोई चीज़ लेस होता है तो वो ज़्यादा कर करके वो डेप्रीशिएशन वर्ड होता है, और अगर ऐड होता है तो एप्रीशिएशन होता है। अगर डेटर में से कुछ लेस हो रहा है तो उसको हम आरडीडी यूज़ करते हैं, या बैड डेब्ट्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। डेटर में डेप्रीशिएशन या एप्रीशिएशन नहीं होता है, वहाँ पे आरडीडी या बैड डेब्ट्स रहेगा। और बाकी एसेट्स में, फिक्स एसेट में या तो ऐड हुआ तो एप्रीशिएशन रहेगा, लेस हुआ तो डेप्रीशिएशन वर्ड का यूज़ करना है। लेकिन ध्यान देना, हर चीज़ का 2 इफेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट। 2 इफेक्ट्स अगर आप करते हैं तो आपका जो अच्छा पेपर्स होगा और बेनिफिट रहेगा उसमें आपको। ठीक है, ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे तो और कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। जो मिस्टेक्स हो गई है, रॉन्ग हो गया है, वो अपने हिसाब से। ओके, सो फाइनली यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में भी एक छोटा सा दिखा। तो स्टूडेंट देखो क्या होता है, जब भी आप किसी अकाउंट्स को सॉल्व करते हो तो ध्यान इतना देना कि अगर आपका डेबिट हाई है, डेबिट अगर आपका हाई है तो आंसर आपका लॉस में आएगा, याद रखना। अगर क्रेडिट अगर हाई है तो आंसर यहाँ पे जो दिखता है वो आपका प्रॉफिट रहेगा। सो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ दिख रहा है कि हाँ भाई आंसर इधर लिख रहे हो आप, लेकिन इधर लिख रहे हो, लेकिन हाई तो ये है ना, जो हाई है उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर बंदे ने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है तो ये ग्रॉस लॉस है। अब ये राइट है कि रॉन्ग है ये डिफरेंट केस है, लेकिन जो आप प्रॉपर हेडिंग डाल रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। नाउ एक और मिस्टेक सेम वही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक वेजेस था जो आउटस्टैंडिंग था। वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया, इसको ऐड किया, मगर इसका सेकंड इफेक्ट देना
बंदे ने भूल गया। अभी सेकंड इफेक्ट देना बंदे भूल गया, मतलब इशू यही होगा कि एडजस्टमेंट में आपने फिर कुछ नहीं किया। जब तक आपने सेकंड इफेक्ट नहीं मारा मतलब इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैं आप लोग बता रहा हूँ, इस पेपर से रिलेटेड जो भी बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ें हैं, ये मिस्टेक्स आपसे भी होती रहेंगी। और ये मिस्टेक्स उनसे ज़्यादा करके होती है जो सिर्फ पढ़ते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते। देखो, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इधर क्या करते हो। लेकिन जो आप मिस्टेक्स कर चुके हो और उसको किसी ने आपको बताया, नेक्स्ट टाइम वो आप रिपीट कब क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहते हो। ठीक है, सो बहुत ध्यान से, सो इस टाइप्स का मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर किया वो आपको समझा रहेगा। और इसके अलावा कुछ वीडियो में आपको नया चाहिए रहेगा या आपको कोई और मिस्टेक्स आपका जो नहीं पकड़ पा रहे हो, आप अपने पेपर्स को सॉल्व करके भी आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो उसमें मैं आपको छोटा मोटा मिस्टेक्स रहेगा तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो समझा रहेगा। कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, वीडियो पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।